हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं महज़िबा खान और आप देख रहे हैं स्टडी स्पार्क्स। तो ये आज हमारी फ़िज़िक्स की लास्ट क्लास है। हमने प्रीवियस क्लास में द मून तक पढ़ लिया था, यानी चंद्रमा के बारे में हम थोड़ा बहुत जाना था। अब यहाँ पर हम चंद्रमा के बारे में पढ़ते हैं। तो एक महीने के दौरान दिखाई देने वाले चंद्रमा के चमकीले हिस्से की विभिन्न आकृतियों को चंद्रमा की कलाएं कहा जाता है। ये तो हम सब जानते हैं कि चंद्रमा क्या है, एक उपग्रह है। और ये किसका उपग्रह है? तो ये हमारी अर्थ यानी कि पृथ्वी का उपग्रह है। अर्थ का एक ही सैटेलाइट है और वो है चंद्रमा। और एक महीने के दौरान दिखाई देने वाले चंद्रमा के चमकीले हिस्से की विभिन्न आकृतियों को चंद्रमा की कलाएं कहा जाता है। ठीक है, यहाँ पर थोड़ी सी चीज़ें आपको याद रखनी है। द न्यू मून डे को बोलते हैं अमावस्या। जब चंद्रमा दिखाई नहीं देता है तो अमावस्या। एंड फुल मून डे होता है आपका पूर्णिमा, जब पूर्णिमा दिखाई देती है। ठीक है, अमावस्या और पूर्णिमा के बीच का अंतर 15 दिनों का होता है। ये सब पॉइंट्स हैं जो आपको एनसीईआरटी में मेंशन किए गए हैं, तो आपको याद करने हैं। अमावस्या एवं पूर्णिमा के बीच का जो अंतर होता है वो 15 दिन का होता है। चंद्रमा की घूर्णन काल और परिक्रमण काल जो होती है वो समान होती है। वो कितनी होती है? लगभग 29 डेज, 29 दिन की होती है। यानी कि चंद्रमा की घूर्णन काल और परिक्रमण काल समान होती है। वायुमंडल नहीं है उपस्थित, यहाँ पर सैटेलाइट है चंद्रमा, इस पर वायुमंडल उपस्थित नहीं है। चंद्रमा पर अब कहीं पर भी कुछ अब देखो ध्वनि का संचरण नहीं हो सकता। यहाँ पर ध्वनि का संचरण ट्रांसमिशन नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि ध्वनि को संचरित होने के लिए किसी न किसी माध्यम की ज़रूरत है। और यहाँ पर वायुमंडल नहीं है, एयर नहीं है, कोई माध्यम नहीं है। इसीलिए यहाँ पर चंद्रमा पर क्या है, वायुमंडल उपस्थित ना होने के कारण यहाँ पर ध्वनि नहीं सुनाई दी जा सकती। ध्वनि का संचरण असंभव है। चंद्रमा सूर्य की परावर्तित किरणों के कारण दिखाई देता है। हमें चंद्रमा क्यों दिखाई देता है? क्योंकि सूर्य से जो किरणें परावर्तित होती हैं ना, उसके कारण, रिफ्लेक्शन के कारण दिखाई देता है। अब आ जाते हैं आर्टिफिशियल सैटेलाइट। अभी तक हमने जो नेचुरल सैटेलाइट के बारे में जाना, जिसमें से एक चंद्रमा भी है जो कि अर्थ का एक सैटेलाइट है, एक उपग्रह है। अब आ जाते हैं आर्टिफिशियल सैटेलाइट के बारे में, यानी कि कृत्रिम उपग्रह के बारे में। तो कृत्रिम उपग्रह क्या होते हैं? जो कि मनुष्य द्वारा बनाए जाते हैं, यानी कि मानव निर्मित होते हैं। जो भी मनुष्य के द्वारा बनाए गए उपग्रह हैं वो कृत्रिम उपग्रह या आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स कहलाते हैं। ठीक है, तो आर्टिफिशियल सैटेलाइट के बारे में जानते हैं। इन्हें पृथ्वी से प्रक्षेपित किया जाता है, यानी कि इन्हें प्रक्षेपित कहाँ से किया जाता है? तो पृथ्वी से किया जाता है। ये पृथ्वी के प्रक्षेपित किए जाते हैं। हाँ ठीक है, ये पृथ्वी के प्राकृतिक उपग्रह चंद्रमा की तुलना में पृथ्वी के बहुत करीब से चक्कर लगाते हैं। ठीक है, यानी कि चंद्रमा की तुलना में ये पृथ्वी के बहुत करीब से चक्कर लगाते हैं। भारत ने कई कृत्रिम उपग्रह बनाए हैं और प्रक्षेपित किए हैं। ठीक है, जिसमें से एक एग्जाम्पल है आर्यभट्ट, पहला भारतीय उपग्रह था। ठीक है, एक सैटेलाइट था, इंडियन सैटेलाइट, जो कि आर्यभट्ट था पहला। कुछ अन्य भारतीय उपग्रह यानी कि सैटेलाइट्स हैं, जैसे कि इनसैट, IRS, कल्पना 1, एडुसैट आदि। कुछ नाम है, इनको आपको याद करना है। इस तरीके से क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि निम्नलिखित में से कौन सा कृत्रिम उपग्रह का उदाहरण है। तो इम्पॉर्टेंट पॉइंट रहता है ये सब भी। नीचे आ जाते हैं। कृत्रिम उपग्रह के कई व्यावहारिक प्रयोग हैं। इनका प्रयोग मौसम की भविष्यवाणी करने में किया जाता है, टेलीविज़न, रेडियो सिग्नल प्रसारित करने के लिए भी इनका प्रयोग किया जाता है। इनका प्रयोग दूर संचार और रिमोट सेंसिंग के लिए भी किया जाता है। तो हमने क्या पढ़ा? हमने पढ़ा आज चंद्रमा के बारे में। सबसे पहले अभी तक हमने आज चंद्रमा के बारे में स्टार्ट किया कि चंद्रमा क्या है। तो हमें ये तो पता है कि वो अर्थ का एक सैटेलाइट है, एक प्राकृतिक उपग्रह है। और ये क्या होता है, एक महीने के दौरान जो भी चंद्रमा के चमकीले हिस्से हमें दिखाई देते हैं विभिन्न आकृतियों में, वो चंद्रमा की कलाएं कहलाती हैं। द मून डे को हम अमावस्या कहते हैं एंड देन फुल मून डे को हम बोलते हैं पूर्णिमा। अमावस्या और पूर्णिमा के बीच का अंतर 15 दिन का होता है। और चंद्रमा की घूर्णन काल और उसका परिक्रमण काल दोनों आपस में बराबर होते हैं, समान होते हैं। वायुमंडल नहीं है, इसलिए यहाँ पर ध्वनि नहीं सुनाई दी जा सकती। इसका मतलब ये है कि वायुमंडल नहीं है, एयर नहीं है, कोई भी माध्यम नहीं है। ध्वनि का संचरण तो किसी माध्यम में हो सकता है, तो माध्यम अगर उपस्थित नहीं है तो ध्वनि का ट्रांसमिशन भी नहीं हो सकता।
चंद्रमा सूर्य की परावर्तित किरणों के कारण चमक रहा था। अब आ जाते हैं कुछ आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स के बारे में। आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स वो होते हैं जो मनुष्य द्वारा बनाए जाते हैं, ठीक है, और ये पृथ्वी से प्रक्षेपित किए जाते हैं। अच्छा, पृथ्वी के प्राकृतिक उपग्रह। अब पृथ्वी पर ही क्यों है ऐसा? इसलिए क्योंकि ग्रह पर जीवन है। चंद्रमा की तुलना में पृथ्वी के बहुत करीब से चक्कर लगाते हैं। भारत ने भी कई सारे कृत्रिम उपग्रह बनाए हैं, जिसमें से पहला था आर्यभट्ट। और भी नाम है यहाँ पर, जैसे कि इनसैट आ जाता है, आपका IRS आ जाता है, कल्पना बनाता है, एंड एडुसैट आ जाता है, ठीक है। इनके कई सारे कार्य भी हैं, जैसे कि रेडियो सिग्नल के लिए भी प्रयोग किया जाता है, टेलीविज़न में भी इनका यूजेस हैं, और भविष्यवाणी, मौसम की भविष्यवाणी करने में भी इनके यूजेस रहते हैं। अब आ जाते हैं सम नेचुरल फिनोमिना, ठीक है। सम नेचुरल फिनोमिना पढ़ने के बाद हमारा फिजिक्स का पूरा सिलेबस जो है कवर हो जाएगा। कुछ प्राकृतिक घटनाएं। प्राचीन यूनानियों को 600 ईसा पूर्व से ही पता था कि जब एम्बर, ठीक है, एम्बर क्या है? एक प्रकार की रॉड है, एक रॉड का नाम है एम्बर, को फर से रब किया जाता है तो बालों पर हल्की वस्तुओं को आकर्षित करता है। ये बालों को जैसे बालों जैसी हल्की वस्तुओं को आकर्षित करता होगा, ये भी आपने देखा ही होगा। जब किसी छड़ को आप थोड़ा सा रब करते हैं, रगड़ते हैं, रगड़ने के बाद क्या करते हैं, वो बालों जैसी संरचनाओं को जो है रब करने लगता है। यानी कि आप लिहाफ से, कंबल से अगर किसी छड़ को रगड़ेंगे, रब करेंगे, देन वहाँ से आप अपने बालों पे ले जाएंगे तो आपके बाल जो हैं आकर्षित होने लगेंगे, उठने लगेंगे, तो वहाँ पर एक आवेश आ जाता है। ये कब से बात चलती आ रही थी? तो ये प्राचीन यूनानियों को 600 ईसा पूर्व से ही पता था कि एम्बर, ये नाम आपको याद रखना है बस, एम्बर नाम की एक प्रकार की रॉड थी, इसको जब फर से रब किया जाता है, ठीक है, तो ये बालों जैसी हल्की वस्तुओं को आकर्षित कर सकता है, ये हमने देखा होगा। एंड 1752 में अमेरिकी वैज्ञानिक बेंजामिन फ्रैंकलिन ने दिखाया कि बिजली चमकना और कपड़ों से चिंगारी का निकलना अनिवार्य रूप से एक ही प्रकार की घटना है। हालांकि इस तथ्य के साकार होने में 200 साल लग गए, ठीक है। यानी कि 1752 में अमेरिकी वैज्ञानिक थे एक बेंजामिन फ्रैंकलिन, उन्होंने ये बताया कि बिजली का चमकना, ठीक है, बिजली का, आकाश में जो बिजली चमकती है उसका चमकना, और कपड़ों से, जब आपने देखा होगा कभी आप वूलन कपड़े चेंज करते हैं या फिर पहनते हैं तो चिंगारी सी अव्वल की आवाज़ तक सुनाई देती है, कपड़ों से चिंगारी का निकलना, अनिवार्य रूप से ये दोनों एक ही प्रकार की घटनाओं पर आधारित हैं। तो इस तथ्य को साकार होने में कितने टाइम लग गया? तो 200 साल का समय लग गया। आ जाती है लाइटनिंग यानी कि तड़ित, बिजली चमकना, एक्चुअली बिजली चमकना, उसी को तड़ित कहा जा रहा है, लाइटनिंग कहा जा रहा है। बादलों और पृथ्वी के बीच या विभिन्न बादलों के विद्युत विसर्जन की प्रक्रिया से बिजली गिरती है, ठीक है। बादलों और पृथ्वी के बीच या विभिन्न बादलों के विद्युत विसर्जन यानी कि बादलों के टकराने से बिजली गिरती है। इसको समझते हैं अच्छे तरीके से। बादलों से होकर हवा गुजरती है, ठीक है, तो छोटी बूंद ऊपरी हिस्से पर पॉजिटिव, मतलब एक तरीके से यहाँ पर एक पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, एक नेगेटिव चार्ज आता है, ये लोग आपस में टकराएंगे। आपस में जब ये टकराएंगे तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज होगा, जिसको विद्युत विसर्जन कहा जा रहा है, और इसी के कारण से बिजली चमकेगी और बहुत तेज आवाज़ भी आएगी, ठीक है, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा मात्रा में पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज यहाँ पर मिल रहे हैं, क्योंकि बादल काफ़ी ज़्यादा मात्रा में हैं और पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज आपस में मिल रहे हैं। तो क्योंकि जब बादल की डेंसिटी ज़्यादा है, वहाँ पर बादल बहुत ज़्यादा मात्रा में, तो पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज आपस में मिल रहे हैं और आकाश में बिजली चमकेगी। किसके कारण चमकेगी? तो विद्युत विसर्जन के कारण। और ये जो विद्युत विसर्जन है, इसी के कारण से वूलन कपड़े पहनते टाइम या उतारते टाइम चिंगारी आती है। मतलब ये एक ही घटनाओं पर आधारित है, बिजली चमकना एंड वो वाली घटना, चार्ज, क्योंकि यहाँ पर एक चार्ज उत्पन्न हो जाते हैं, ठीक है, पॉजिटिव और नेगेटिव। बादलों से क्या है, होकर हवा गुजरेगी, तो ऊपर के हिस्से पर क्या आ जाएगा? पॉजिटिव चार्ज, नीचे के हिस्से पर आ जाएगा नेगेटिव चार्ज। पॉजिटिव नेगेटिव क्या होगा? इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज हो जाएगा, यहाँ पर बिजली चमकेगी, विद्युत विसर्जन बोलते हैं इसको हिंदी में। आपको बस ये याद रखना है, विद्युत विसर्जन वर्ड याद करना है, इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज याद करना है। बिजली चमकने का कारण ये है। पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज के बारे में आपको पता ही होगा। पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज
पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज के नेगेटिव क्लाउड्स की टकराने से बारिश होती है, ये भी आपको पता ही होगी। अब आ जाते हैं अर्थिंग। ठीक है, भू संपर्करण। ठीक है, अर्थिंग क्या होती है? किसी आवेशित वस्तु से पृथ्वी पर आवेश स्थानांतरित करने की प्रक्रिया को अर्थिंग कहा जाता है। ठीक है, मतलब आपने क्या करा, किसी आवेशित वस्तु को भूपर्पटी पर छोड़ दिया, यानी कि आपने पृथ्वी पर छोड़ दिया, अर्थ पर छोड़ दिया, उसको जमीन पर छोड़ दिया आपने उसको, तो वहां पर क्या होती है, आपको अर्थिंग महसूस होती है, उसी को अर्थिंग कहा जा रहा है। ठीक है, थोड़ी सी इलेक्ट्रिसिटी आपको महसूस होती है, करंट महसूस होता है। इमारतों में बिजली के रिसाव के कारण होने वाले बिजली के झटकों से बचाने के लिए अर्थिंग की व्यवस्था की जाती है। ठीक है, अब आ जाते हैं, एक बार फिर से देख लेते हैं अर्थिंग को। किसी आवेशित वस्तु से पृथ्वी पर आवेश स्थानांतरित करने की प्रक्रिया, मतलब मान लिया इस तार पर जो है आवेश है, पॉजिटिव है नेगेटिव है वो एक अलग चीज़ है, अभी मान लेते हैं पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिवली चार्ज है ये वस्तु, इसको हम इससे स्थानांतरित करना चाह रहे हैं, कहाँ पर, ज़मीन पर, अर्थ पर जो है हम इस चार्ज को स्थानांतरित करना चाह रहे हैं, तो स्थानांतरित करने की ये जो प्रक्रिया है इसी को अर्थिंग कहा जा रहा है। ठीक है, अब आ जाते हैं अर्थक्वेक, यानी कि भूकंप। भूकंप पृथ्वी का अचानक हिलना या कंपन है, ये हम सभी जानते होंगे, जो कि बहुत कम समय तक रहता है। ठीक है, ये पृथ्वी की भूपर्पटी यानी कि क्रस्ट, सबसे ऊपरी परत होती है अर्थ की, क्रस्ट के अंदर गहराई में गड़बड़ी के कारण होती है। अब वो गड़बड़ी क्या होती है, क्योंकि अर्थ के अंदर प्लेटें होती हैं, बहुत सारी प्लेटें हैं, उनके आपस में टकराने से होती है किनारों से। आपको अभी ये याद रखना है कि ये भूपर्पटी के अंदर जो हो रही है, गहराई में कहीं अंदर अर्थ के अंदर प्रॉब्लम आ रही है, वहाँ से हो रहा है ये। लाइटनिंग कंडक्टर, तड़ित चालक क्या होते हैं? ये एक डिवाइस है जिसका उपयोग इमारतों के बिजली के प्रभाव से बचाने के लिए किया जाता है, इस बात को भी आपको याद रखना है। भूकंप, बाढ़, भूस्खलन और सुनामी का कारण बन सकते हैं। ठीक है, ये जो तड़ित चालक हैं। 26 दिसंबर 2004 को भारतीय महासागर में एक ऐसा सुनामी आया था कि भारत महासागर के आसपास के सभी तटीय क्षेत्रों को काफ़ी भारी नुकसान हुआ था, ये आपको याद रखना है, सुनामी के कारण हुआ था। लाइटनिंग कंडक्टर्स यानी कि एक उपकरण है जिनका उपयोग इमारतों को बिजली के प्रभाव से बचाने के लिए किया जा सकता है, लेकिन ये कारण बन सकते हैं भूकंप, बाढ़, भूस्खलन और सुनामी का। ये आपको पता ही होगा, इतना जान लेना काफ़ी है कि आंतरिक परत को कोर कहते हैं, बीच वाली को मेंटल कहते हैं, लास्ट वाली को भूपर्पटी या जिस पर हम रहते हैं क्रस्ट कहते हैं। भूकंप के कारण क्या हैं? कॉजेज ऑफ अर्थक्वेक। पृथ्वी की सबसे बाहरी परत यानी कि क्रस्ट एक खंड में नहीं है, ये टुकड़ों में विभाजित है, प्रत्येक टुकड़े को प्लेट कहा जाता है। मैंने आपको अभी बताया कि काफ़ी सारी प्लेट्स हैं अंदर। ये प्लेटें क्या होती हैं? निरंतर गति में रहती हैं। जब वे एक दूसरे से टकराती हैं या टकराने के कारण एक प्लेट दूसरी प्लेट के नीचे आ जाती है तो वे पृथ्वी की भूपर्पटी में गड़बड़ी पैदा करती है, और ये गड़बड़ी पृथ्वी की सतह पर भूकंप के रूप में दिखाई देती है। यानी उन प्लेट्स का आपस में टकराने से, उन प्लेटों का आपस में टकराने से अर्थ की जो ऊपर की सतह है जिस पर हम रहते हैं उस पर कंपन महसूस होता है। वो कंपन ही क्या कहलाता है? भूकंप कहलाता है। क्योंकि भूकंप प्लेटों की गति के कारण आते हैं, इसलिए प्लेटों की सीमाएं कमज़ोर क्षेत्र हैं। ये एक प्लेट है और ये दूसरी प्लेट है, ये जो सीमाएं हैं, ये वाली जो सीमाएं हैं ये कमज़ोर हैं, यहाँ से टकराएंगे। ठीक है, ये तो कमज़ोर क्षेत्र हैं और जहाँ भूकंप आने की संभावना, अब ये और ये, इसके ऊपर क्या है? सतह है, ये अंदर से ये प्लेटें हैं, तो यहाँ पर मान लिया कोई एक एरिया है, कोई क्षेत्र है, कोई जगह तो होगी ना यहाँ अर्थ पर, तो वो कमज़ोर क्षेत्र है, वहाँ पर भूकंप आने की संभावना भी सबसे ज़्यादा होगी। इन्हें भूकंपीय क्षेत्र कहा जाता है, सिस्मिक जोन कहा जाता है इन जगहों को जहाँ पर भूकंप आने की संभावना है। अब आपको समझ में आ रहा होगा कि भूकंप आने की संभावना सबसे ज़्यादा जहाँ कहाँ पर है, तो जहाँ पर इन प्लेटों की सीमाएं हैं, क्योंकि सीमाओं के टकराने की ज़्यादा संभावना है, टकराने की ज़्यादा संभावना है तो इन क्षेत्रों पर भूकंप आने की संभावना भी सबसे ज़्यादा है। और तथा इनको फॉल्ट जोन कहा जाता है, तथा फॉल्ट जोन कहा जाता है। ठीक है, भूकंपीय क्षेत्र कहा जाता है तथा फॉल्ट जोन कहा जाता है। जैसे एग्जाम्पल कश्मीर, पश्चिमी व मध्य हिमालय,
पूरा उत्तर पूर्व, कच्छ रण, राजस्थान और सिंधु गंगा मैदान, दक्षिण भारत के कुछ क्षेत्र भी खतरे के क्षेत्र में आते हैं। किसी भूकंप की तीव्रता या शक्ति के परिमाण को रिक्टर पैमाने के द्वारा मापा जाता है। रिक्टर क्या है? एक संख्या पैमाना है जिस पर कुछ रीडिंग्स दी होती हैं और उसमें कहा जाता है कि 6 तक अगर आ रहा है भूकंप तो ठीक चल जाएगा, लेकिन 7 और 7 से अधिक जो भूकंप की रीडिंग है वो बहुत ज़्यादा विनाशकारी होगी। यहाँ पर लिखा हुआ भी है सब। अधिक विनाशकारी भूकंपों का रिक्टर पैमाने का जो परिमाण है, मैग्नीट्यूड है, वो 7 से अधिक होता है। 7 से अधिक अगर भूकंप आ रहा है तो वो बहुत ज़्यादा विनाशकारी रहेगा। भुज और कश्मीर में दोनों में जो भूकंप आया था उसकी तीव्रता 7.5 थी और ये बहुत ज़्यादा विनाशकारी भूकंप था। 1 से लेकर 14 तक की रीडिंग होती है। जिस तरह पीएच स्केल में 0 से लेकर 14 तक की रीडिंग होती है, उसी तरह 1 से लेकर के 14 तक की रीडिंग होती है। 6 तक कहा जाता है, चलो ठीक है, लेकिन हाँ 7 और 7 से अधिक मैग्नीट्यूड की अगर मैग्नीट्यूड होता है तो वहाँ पर विनाशकारी भूकंप आने की संभावना होती है। भूकंप के कारण पृथ्वी की सतह पर तरंगे उत्पन्न होती हैं। ठीक है, भूकंप के कारण क्या होता है? पृथ्वी की सतह पर तरंगे भी उत्पन्न होती हैं और इन्हें भूकंपीय तरंगे कहा जाता है, सिस्मिक वेव्स कहा जाता है। इन तरंगों को सिस्मोग्राफ यानी भूकंप लेखी नामक एक डिवाइस के द्वारा रिकॉर्ड किया जाता है। भूकंप के कारण क्या होता है? पृथ्वी की सतह पर तरंगे उत्पन्न होती हैं और इन्हें भूकंपीय तरंगे कहा जाता है। इन तरंगों को सिस्मोग्राफ यानी भूकंप लेखी नामक एक डिवाइस है, एक उपकरण है, उसके द्वारा इनकी रीडिंग ली जाती है, इनको रिकॉर्ड किया जाता है। जहां भूकंप जनरेट हो रहा है, ठीक है, जहां पर भूकंप जनरेट हो रहा है उसे फोकस कह रहे हैं और जिस क्षेत्र पर वो आया है उसको एपिसेंटर यानी कि अभिकेंद्र कहा जाता है। एपिसेंटर आपने न्यूज़ वगैरह में जहाँ पर भूकंप आया है ये नाम ज़रूर सुने होंगे। जहाँ क्षेत्र पर भूकंप आएगा उसको एपिसेंटर कहा जाता है और जहाँ से भूकंप जनरेट होता है, उत्पन्न होता है, वो उस जगह को फोकस कहा जाता है। तो ये था आज के लास्ट टॉपिक और ये हमारा फिज़िक्स का सारा सिलेबस कंप्लीट हो गया है यहाँ पर। आई होप आपको क्लास अच्छी लगी होगी। क्लास अच्छी लगी है तो प्लीज़ आप एक लाइक कीजिएगा, कमेंट सेक्शन में आकर बताइएगा कि आपको फ़िज़िक्स की सारी क्लासेस कैसी लगी और आपको सब समझ में आया जैसा मैंने आपको बताया। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, आने वाला कोई भी नया नोटिफिकेशन होगा वो आप लोगों तक पहुंच जाएगा। और आई होप आपका एग्ज़ाम बहुत ज़्यादा अच्छा हो। जल्दी ही आपका PYQs एंड MCQs आपको करते रहना है, प्रैक्टिस आपको करती रहना है एंड रिवीजन भी आपको करते रहना है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।